हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के पेपर में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं उन सब के बारे में, और इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है यानी कि धन का जो संकेंद्रण है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस चीज को वायलेट करता है। क्या राइट टू इक्वलिटी को करता है, डीपीएसपीज को, या फिर राइट टू फ्रीडम, या फिर वेलफेयर का जो कंसेप्ट है उस चीज को करता है। तो यहाँ पे देखने से ऐसा लग सकता है कि वेलफेयर का जो कंसेप्ट है उसको कर रहा है, बट एक्चुअली में डीपीएसपीज जो है उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 38, जिसमें यहाँ पे स्टेट को बेसिकली ये बोला जाता है कि जो इनइक्वालिटी है इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटीज में, उस सबको मिनिमाइज किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ आर्टिकल 39 जो है उसमें भी ये बोला जाता है कि जब द स्टेट सेल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन ए फ्यू हैंड्स। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया। जो राइट टू प्रॉपर्टी का राइट है वो किस तरीके का राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का जो अधिकार है वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या एक लीगल राइट है, जो कि दोनों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए भी और जो फॉरेनर्स हैं उन सब के लिए भी अवेलेबल है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा बी, ना कि ए, जो कि केवल इंडियन सिटीजन्स की ही यहाँ पे बात की जा रही है। ऐसा हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जैसे जो राइट टू प्रॉपर्टी का था आर्टिकल, ये बेसिकली 1978 से पहले फंडामेंटल राइट होता था, बट 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसकी वजह से जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक लीगल राइट बनाया गया और उसको आर्टिकल 300 के ए में रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग इंडिया का स्टेटस क्या था। जैसे कि हमने प्रीएम्बल में पढ़ा होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत यहाँ पे कई सारे वर्ड, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर टाइप के जो वर्ड है उन सबको यहाँ पे ऐड किया गया था। बट यहाँ पे बात की जा रही है 1950 के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये वर्ड थे नहीं, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काफी बाद में आया था। तो इस वजह से इन सारे चीजों को जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई थी उन सबको छोड़ के जो बाकी चीजें बचती हैं, जैसे कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है उसके रूप में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था। यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के बाद में क्या हुआ था कि जैसे सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था इंडिया, उसके साथ साथ यहाँ पे यूनिटी ऑफ द नेशन जो था उसको भी चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाने लगा। इन सब चीजों को ऐड किया गया था। तो इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है इस टाइप की गवर्नमेंट होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेसिकली चले। तो ये गवर्नमेंट जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट किया जाता है, उस पर शर्तें या सीमाएं जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाई जाती है, इस टाइप की गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोला जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स के बारे में पूछा गया है। उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स जो है ये आर्टिकल 18 का जो फर्स्ट है उसके अंदर दिए गए टाइटल हैं। ये तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 18 जो है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है। वहीं पे सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो पद्म अवार्ड जो है जिनको कि 1954 में स्टार्ट किया गया था, ये बस एक बार सस्पेंड हुए हैं। ये भी गलत है, 1978 एंड 79 में तो ये सस्पेंड हुए ही थे, उसके अलावा भी ये सस्पेंड हुए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1978 और 79 में हुए हैं, उसके अलावा 1993 और 97 तक के पीरियड में भी ये कई बार सस्पेंड हुए हैं। तो बेसिकली एक से ज़्यादा बार ये सस्पेंड हुए हैं, इस वजह से सेकंड भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में यहाँ पे बोला गया कि जो भारत रत्न के अवार्ड्स हैं उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 तक है।
एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, ये भी गलत है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 3 तक है ना कि 5 तक। इस वजह से इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे। सिंस इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, तो तीनों नॉट करेक्ट हैं, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें कि जुडिशियल कस्टडी के बारे में बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला कि जुडिशियल कस्टडी जो है उसका मतलब ये होता है कि कंसर्न मजिस्ट्रेट के अंदर इस कस्टडी में जो पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, उन सबको रखा जाता है और इन अक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन में लॉकअप के अंदर रखा जाता है, ना कि जेल में। तो इस वजह से ये पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि इनको पुलिस स्टेशन में नहीं जेल में रखा जाता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे पुलिस स्टेशन की जगह जेल होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला जाएगा जब जुडिशियल कस्टडी का पीरियड चल रहा होता है तो उस टाइम पे जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उस केस के, उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो सस्पेक्ट को इंटरोगेट करें। ठीक है, ये बात सही है, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। उनको तभी अलाउ किया जाता है जब किसी कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको अप्रूवल दे दिया जाता है, उसके बिना वो इंटरोगेट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे इंडिया के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। वहां पे पूछा गया है कि जैसे कोई भी प्रिजनर जो है अगर उसका केस काफी सफिशिएंट होता है, पैरोल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है, तो पैरोल उसको डिनाई नहीं की जा सकती क्योंकि ये उसके राइट का मैटर बन जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके अपने प्रिजनर रिलीज के रूल्स हैं, पैरोल रूल्स जो हैं वो सब अपने अपने स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 हो गया या फिर प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1900 जो है, इन दोनों एक्ट के द्वारा ही जो इंडिया में पैरोल अवॉर्ड की जाती है, पैरोल जो दी जाती है, उस सब को गवर्न किया जाता है। इसके साथ साथ सभी स्टेट्स के अपने कुछ सेट या रूल्स हैं या जिनको हम पैरोल की गाइडलाइंस बोल सकते हैं, वो सब हैं जो कि एक दूसरे स्टेट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसका यहाँ पे फाइनल से होता है कि किसको पैरोल देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ डिसीजंस जो है स्टेट गवर्नमेंट के कोलेब्रेशन के साथ में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोलेब्रेशन के साथ में लिए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो प्रिजनर है उसके राइट का मैटर डिपेंड नहीं करता, ये फाइनली उसका बिहेवियर जो होता है उस पर डिपेंड किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, बट सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि एक लेजिस्लेशन जिसके द्वारा एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज यानी कि कार्यकारी और प्रशासनिक प्राधिकरण के जो लोग हैं, अगर उनको कानून के रेस्पेक्ट में, कानून के मामले में अनकंट्रोल और अनगाइडेड डिस्क्रेशनरी पावर दी जाती है, तो ये किस तरीके के लॉ को वायलेट करता है, किस चीज का यहाँ पे उल्लंघन किया जाता है? जब उनको अनडिवाइडेड और अनगाइडेड और अनकंट्रोल पावर दी जाएगी तो उसकी वजह से वहाँ पे मिसयूज काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनका जो इक्वलिटी का लॉ है, यानी कि इक्वलिटी का जो उनका फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसके वायलेशन की सिचुएशन बन जाती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि इंडियन पॉलिटी के रेस्पेक्ट में जो फेडरल स्ट्रक्चर है या फेडरल कैरेक्टर जो है उसको किस फीचर के द्वारा, किस एसेंशियल फीचर के द्वारा बेस्ट इंडिकेट किया जाता है? तो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो होती है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस या फिर न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चीज़ के लिए होती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है स्टेट के बारे में। स्टेट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो है सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज अगर हम देखें, जैसे कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे कम्युनिटी यूज की गई है, ठीक है, और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे एक सोसाइटी का यूज किया गया। ठीक है, सोसाइटी मतलब कि वो एक सेम कल्चर के लोग हैं,
बट कम्युनिटी मतलब यहाँ पे सभी अलग अलग कल्चर्स के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बोल रहा है कि कुछ पर्सन्स की एक कम्युनिटी जो कि परमानेंटली एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर आती है और वहाँ पे जो एक्सटर्नल कंट्रोल है किसी और के द्वारा उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है, इसी को वहाँ पे स्टेट बोला जाता है। ये यहाँ पे सही है। वैसे अगर हम फोर्थ को देखें, जैसे कि एक सोसाइटी जो कि परमानेंटली एक डेफिनेट रीजन में सेंट्रल अथॉरिटी के साथ में रह रही है और वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो सेंट्रल अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल है और वहाँ पे जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है। बट ये काफ़ी सही लग रहा है, बट यहाँ पे जो चीज़ है वो है सोसाइटी। तो सोसाइटी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे सेम कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं और कम्युनिटी जो है यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो है उसको वापस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बुलाया जा सकता है अगर जजेस की शॉर्टेज होती है तो ऐसी सिचुएशन में, और यहाँ पे प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि हाई कोर्ट जो है इंडिया में उन सब के पास में भी उनके जो खुद के जजमेंट है उसको रिव्यू करने की पावर है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास में है। तो बेसिकली मार्च 2021 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिटायर्ड जज को वापस से बुलाया गया था क्योंकि वहाँ पे केसेस के जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो पहला इसका स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाई कोर्ट के पावर में भी सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है उसी टाइप की पावर है जिससे कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया के रेस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट दिए गए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है और एक डोमिसाइल होता है, ये सही बात है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि कोई सिटीजन जो कि बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन है वही हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, ये गलत बात है, ठीक है। ऐसा इंडिया में नहीं होता और किस कंट्री में होता है उसका एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करके बताएं। थर्ड यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट कि कोई भी फॉरेनर जो है अगर उसको सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है, ठीक है, तो उसकी सिटीजनशिप से उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ये भी गलत है, ठीक है। उससे जब चाहे तब छीनी भी जा सकती है अगर उसके द्वारा कुछ लॉज का रूल्स का वायलेशन किया जाता है तो यहाँ पे बस एक ही स्टेटमेंट सही है जो कि फर्स्ट है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यहाँ पे रिलेटेड है लिबर्टी से, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है उसमें लिबर्टी का मेन मतलब क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कोई भी लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें कई सारी चीजें होती हैं। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हो सकती है, ठीक है, रिपब्लिक भी वो रीजन हो सकता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी वहाँ पे हो सकता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो सकता है या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो सकता है। बट जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है उसका सबसे ज़्यादा मेन एम्फोसिस जो है वो होता है सेपरेशन ऑफ पावर में। उसके साथ साथ यहाँ पे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोई भी लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें लिबर्टी का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो यही थे कुछ मोस्ट एमसीक्यूज जो पॉलिटी के सेगमेंट से जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पेपर था उसमें आए थे, उन सब के बारे में हमने बात की। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। Thanks for watching and have a good day.